हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के हमारा राजस्थान नाम की किताब है कक्षा 6 की, इसके पूरे ज्योग्राफी के पोर्शन को अध्ययन करेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे। और आज ही हम इसमें से जितने भी ज्योग्राफी के पार्ट हैं, जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर हैं, उन सबको सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में पूरा पढ़ेंगे, वन लाइनर के फॉर्मेट में। इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा से ये महसूस ही नहीं होगा कि किताब पढ़े हम। तो आइए हम पूरे ज्योग्राफी को हम इस बार अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री का भी इस तरह से वीडियोस बना चुके हैं, हिस्ट्री के भी बना चुके हैं, कक्षा 6 के और कक्षा 7 के। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हो तो उनको भी देख लें। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए कक्षा 6 की हमारा राजस्थान का भूगोल के सारे पाठ, संपूर्ण भूगोल कक्षा 6 की हमारा राजस्थान के अंतर्गत वन लाइनर फॉर्मेट में। आइए, क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? तो 10.41% भूमि है भारत के पास, राजस्थान के पास भारत के क्षेत्रफल के। अगला है, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान भारत की तुलना में उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति दक्षिणी हिस्से में है। राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार कितना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है, और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 33 जिले हैं राजस्थान में। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.22% भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर है, जो सबसे पूर्व की राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है धौलपुर, और जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, जबकि सबसे उत्तरी जिला गंगानगर है और सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होते हैं? सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त जो होते हैं वो धौलपुर में होते हैं। सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त भी। यस, अगला पढ़ते हैं। तेरहवां पॉइंट, जयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले हैं बीकानेर संभाग में, तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो भरतपुर संभाग में भी 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? तो राजस्थान की सीमा जो है 5 राज्यों के साथ मिलती है।
वो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें 5 पड़ोसी राज्य और पाकिस्तान की सीमा भी लगती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है राजस्थान की। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की लगती है? सबसे छोटी सीमा पंजाब राज्य की लगती है। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान एकमात्र देश है जो राजस्थान की सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान कहो या भारत और राजस्थान की सीमा भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं? तो जोधपुर और उदयपुर, ये 2 संभाग हैं जिनमें 6 जिले आते हैं। बाकी किस संभाग में 5 जिले आते हैं? तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, जोधपुर और उदयपुर में 6 आते हैं और बाकी चारों संभागों में 4 जिले आते हैं। ये शुरू करते हैं अध्याय 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 1, भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है। तो 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिण पूर्व का पठार। कुल मिलाकर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो थार का मरुस्थल, एक अरावली पर्वतमाला, एक पूरब का मैदान और दक्षिण पूरब का पठार। सेकंड क्वेश्चन, थार के मरुस्थल को राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग पर फैला है? तो ये 61% भाग पर फैला है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग पर है, जिसके अंतर्गत 12 जिले आते हैं। यानी कि अरावली से पश्चिम की साइड के 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के 61% भाग पर जो थार का मरुस्थल है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल राजस्थान के थार का मरुस्थल है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, विश्व का सबसे धनी का मतलब है यहाँ पे खनिज संपदाओं का भंडार है। जितनी खनिज राजस्थान के अंदर मिलती हैं उतनी खनिज विश्व के किसी भी रेगिस्तान में नहीं मिलती है। थार का मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? महामरुस्थल कहा जाता है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले इलाके को, रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल कहा जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा रेतीला इलाका है। किसी स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। मरुस्थल को स्थानीय भाषा में धोरों कहा जाता है। धोरे किस मरुस्थल को कहा जाता है? बालू का स्तूपों को कहा जाता है। बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। राजस्थान के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान के मरुस्थल को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मरुभूमि, दूसरा घग्गर का मैदानी भाग, तीसरा अर्ध मरुस्थलीय भाग, चौथा नागौर की उच्च भूमि और 5वां अंतःप्रवाही प्रदेश। इन 5 भागों में मरुस्थल को विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा में है? तो राजस्थान में अरावली का विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होती है और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ इसका विस्तार है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? अरावली पर्वतमाला घेरी हुई है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग, लगभग 9% भाग अरावली पर्वतमाला घेरी हुई है। तो अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कुल अरावली का विस्तार, अरावली स्टार्ट होती है गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा स्थान से, नामक स्थान से। गुजरात के खेड़ा स्थान से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक अरावली का विस्तार है। दिल्ली के रायसीना हिल्स पर जहाँ के राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है, वहाँ तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का कुल लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर की लंबाई है अरावली की कुल, यानी कि गुजरात के खेड़ा से लेके दिल्ली की रायसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर लंबी है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है, 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट है, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर की लगभग लंबाई है। 80% की लगभग लंबाई राजस्थान के अंदर है अरावली पर्वतमाला के। नेक्स्ट है 14 नंबर, राजस्थान की अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना निवास करती है? यानी कि अरावली पर्वतमाला के ऊपर राजस्थान में
कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान की जनसंख्या का 10% अरावली प्रदेश में निवास करती है, अरावली पर्वतमाला पर निवास करती है राजस्थान की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% हिस्सा है। 23% हिस्सा राजस्थान के कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का पड़ता है। और 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। किस क्षेत्रफल को बीहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? तो कोटा से लेकर धौलपुर तक चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को बीहड़ या डांग का क्षेत्र कहते हैं। तो चंबल नदी क्योंकि बीहड़ों का निर्माण करती है, तो इस क्षेत्र को ही बीहड़ या डांग भूमि कहते हैं, कोटा से लेकर धौलपुर तक। 56 का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो 56 का मैदान जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग को कहते हैं 56 का मैदान। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है, उस मैदान को कहते हैं 56 का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग में है? तो ये 7% भाग पर फैला हुआ है। 7% भाग पर यह फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? तो 11% जनसंख्या राजस्थान की इस क्षेत्र में निवास करती है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार जो है राजस्थान का, वहां पर जनसंख्या 11% निवास करती है और क्षेत्रफल में 7% आता है। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थिति उपलब्ध है? राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति उपलब्ध है। अरावली से पूर्व जयपुर, अरावली से पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्वी जिलों के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक। दक्षिणी बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहां अति आर्द्र पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख ऋतु कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान में वही 3 ऋतु हैं जो पूरे भारत में हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। जो शीत ऋतु है, जो ग्रीष्म ऋतु है, राजस्थान में मार्च से लेकर जून तक आती है। जो वर्षा ऋतु है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक होती है और जो शीत ऋतु है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। ये अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल लेती हैं, 100 किलोमीटर स्पीड तक चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मानसून में राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से जो आता है उसमें अधिक बरसात होती है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो अरब सागर के मानसून से दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक बरसात होती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से होती है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो झालावाड़। 100 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है यहाँ पर। यह सर्वाधिक आर्द्र वो है जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, जहां 150 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है। 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक बरसात होती है यहाँ पर, वो जिला है। एक क्वेश्चन रह गया, राजस्थान का सबसे कम बरसात वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है, जहां 10 से 15 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर तक ही बरसात होती है प्रति वर्ष। सबसे कम बरसात जैसलमेर में होती है, जो 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बरसात होती है, जबकि माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर से अधिक तक बरसात हो जाती है। सब यानी कि अगर ये पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो माउंट आबू है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है।
जहाँ 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, क्योंकि माउंट आबू सिरोही जिले में आता है, तो सिरोही जिला 100 सेंटीमीटर से एवरेज कम पड़ता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु में होने वाली बरसात को क्या कहते हैं? तो मावट कहते हैं। शीत ऋतु में होने वाली बरसात किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। शीत ऋतु में होने वाली बरसात पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, मावट किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ये वाली। अब 7 का जल संसाधन एवं संरक्षण, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है। अरावली पर्वत राजस्थान में जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है। अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि से वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। यानी कि जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? अपवाह क्षेत्र के मध्य की भूमि जो वर्षा के जल को विभिन्न दिशाओं में वितरित कर देती है, वो जल विभाजक रेखा कहलाती है, जल विभाजक कहलाती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को जल विभाजक रेखा के तौर पर मानते हैं। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र और एक आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र वो है जो नदियां अपने जल को, अपने पानी को बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। जो नदी अपने पानी को अरब सागर की ओर ले जाती हैं, अरब सागर में जाके मिलाती हैं, वो अरब सागर अपवाह तंत्र में आती हैं। और आंतरिक अपवाह तंत्र वो होता है जो अपनी पानी को समुद्र में न ले जाकर बल्कि राज्य के अंदर ही जाके नदियां खत्म हो जाती हैं, किसी झील में जाके विलय हो जाती हैं या किसी जगह रेगिस्तान में विलीन हो जाती हैं। वो सारी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र में आती हैं जो राज्य के अंदर ही जाके खत्म हो जाती हैं आगे चल के। ऐसी नदियां मौसमी नदियां होती हैं। राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में मिलती हैं? तो ये सभी नदी पहले चंबल नदी में मिलती हैं आके, और चंबल नदी फिर यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल छोड़ देती है। यानी कि ये सभी नदियां पहले चंबल में मिलती हैं और चंबल के बाद में यमुना नदी में मिलती हैं। तो यानी कि चंबल नदी की सहायक नदियां हैं ये बनास नदी, काली नदी, काली सिंध, पार्वती, ये सब। यमुना नदी किसमें मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? तो ये गंगा नदी में मिलती है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? अरब सागरीय तंत्र कौन सा है? अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां है माही नदी है, माही है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, और उनकी सहायक नदियां अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का, ऐसी नदियां जो समुद्र में अपना जल न ले जाकर जल भाग में ही अपना जल विलुप्त कर देती हैं, वो कहलाती हैं अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियां वो होती हैं जो राजस्थान से ही निकलती हैं और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती हैं। किसी नदी में या झील में या फिर रेगिस्तान में विलय हो जाती हैं, वो आंतरिक प्रवाह की नदियां कहती हैं। जो राजस्थान के अंदर अंदर ही प्रवाहित होती हैं वो सब अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान का आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान के अंतः प्रवाह की प्रमुख नदियां जो हैं वो हैं घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कातली नदी, शाबी नदी, रूपारेल नदी, मेड़ नदी आदि। यानी राजस्थान के अंतः प्रवाह की नदियां हैं घग्गर, बाणगंगा, कांतली, शाबी, रूपारेल और मेड़ नदी। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी और माही नदी दोनों का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की 12 मासी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो भी चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरौड़गढ़ नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरौड़गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। आइए अगला देखते हैं, राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र कहां पर है? तो राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र जो है भैंसरौड़गढ़ से प्रारंभ होता है। भैंसरौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली, धौलपुर 6 जिलों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो ये 6 जिलों से होकर बहती है। राजस्थान का उद्योग नगर किसे कहा जाता है? तो कोटा को राजस्थान का उद्योग नगर कहा जाता है। कोटा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है कोटा। बनास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले की खंबात की पहाड़ियों से होता है। राजसमंद जिले की खंबात की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र
कितने जिलों में है? तो बनास नदी का भाग क्षेत्र जो है राजसमंद से निकलती है, प्रारंभ होती है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर तक आती है। इस तरह से 1 2 3 4 5 जिलों तक इसका भाग क्षेत्र है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में आके ये चंबल नदी में आके विलीन हो जाती है, चंबल नदी में आके मिल जाती है। बनास नदी चंबल नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो ये सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान है, वहां पर आके बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी एक मौसमी नदी है, बरसाती नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। राजस्थान के अंदर अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान से ही उद्गम होता है और राजस्थान में ही विलीन हो जाती है, जो किसी अन्य राज्य में नहीं जाती है। अदरवाइज राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर लंबाई है बनास नदी की। तो बनास नदी के तट पर स्थित नगर कौन कौन से हैं, शहर कौन कौन से हैं बनास नदी के निकट या शहर तट पर? तो टोंक और सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बनास की प्रमुख सहायक नदी मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी नदी है। मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी नदी जो है बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला है लूनी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर में किस स्थान से होता है? तो गोविंदगढ़ नामक स्थान से होता है लूनी नदी का उद्गम। तो लूनी नदी का उद्गम किन 2 धाराओं के मिलने से होता है? तो सरस्वती और साबरमती 2 धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है। यानी कि लूनी नदी, सरस्वती और साबरमती नामक 2 जलधाराएं निकलती हैं जो गोविंदगढ़ अजमेर में आके मिलती हैं। यहां से लूनी नदी बनती है और यहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का भाग क्षेत्र कितने जिलों में है? कौन कौन से जिलों में है? तो लूनी नदी का भाग क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होते हुए कच्छ की खाड़ी गुजरात में जाके गिरती है। लूनी नदी का भाग क्षेत्र 6 जिलों से होकर है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। इस नदी को खारी मीठी नदी भी कहते हैं। ये आदि नदी जो है खारी हो जाती है बाड़मेर के बाद, बाड़मेर में बालोतरा के बाद ये नदी खारी हो जाती है और उससे पहले ये नदी मीठी होती है। लूनी नदी का पानी कहां के बाद खारा हो जाता है? तो बाड़मेर जिले में बालोतरा झील से, बालोतरा में झील है, बालोतरा झील के बाद इसका पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जबई, खारी, सुकड़ी, सांगी और गुहिया, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदियां हैं। दोबारा से देखिए, लूनी नदी की सहायक नदी जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, जोजरी, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सुकड़ी, शांगी, गुहिया, खारी, सुकड़ी, शांगी, गुहिया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। माही नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माही नदी का उद्गम स्थल होता है। माही नदी राजस्थान के किन 2 जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में होकर माही नदी बहती है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सोम और जाखम माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये दोनों नदी सोम और जाखम जिस स्थान पर माही में मिलती हैं वो वेणेश्वर नामक एक स्थान है जहां पर त्रिवेणी का निर्माण होता है और वेणेश्वर में एक मेला लगता है आदिवासियों का, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं या अर्ध कुंभ कहते हैं। माही नदी अपना जल कहां ले जाती है? तो खंबात की खाड़ी में जाके माही नदी अपना जल गिराती है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जयपुर जिले से होता है। जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से, जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार या घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है, यानी कि केवलादेव झील के अंदर जाके अपना पानी छोड़ता है, तो वो बाणगंगा नदी है। लेकिन वर्तमान में ये सूखी पड़ी हुई है, इसमें कई सालों से पानी नहीं आया है। सन 96 की बाढ़ के बाद इसमें पानी नहीं आया है। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? तो ये बाणगंगा नदी को ही अर्जुन की गंगा कहते हैं। ऐसा कहते हैं अर्जुन ने बाण से इस नदी को पैदा किया था। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम हुआ है। यह आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से हुआ है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में से प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ से प्रवेश कर श्रीगंगानगर में जाके ये विलीन हो जाती है।
घग्गर नदी कहां पर भूमिगत हो जाती है? तो गंगानगर जिले में जाके भूमिगत हो जाती है, लेकिन कभी कभी बरसात के दिनों में, बाढ़ के मौसम में इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है, या सरस्वती नदी की एक धारा भी मान लेते हैं इसको, सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको, घग्गर नदी को। नहीं तो घग्गर नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी के तौर पर मानी जाती है, प्राचीन टाइम पर मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर कहा था। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। ये कई जिलों में अपना बॉर्डर बनाती है, चंबल नदी से बॉर्डर बनता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है, चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध पड़ता है। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये 2 बांध कोटा जिले में पड़ते हैं। एक बांध चित्तौड़ में पड़ता है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में पड़ता है। कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज 2 कोटा में पड़ते हैं, और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंबल नदी पर बने हुए ये 4 बांध हैं। अगला, चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा को उपलब्ध करवाना। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना को उपलब्ध कराना। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना जो माही नदी पर है, ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा जिले में। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में स्थित है। माही बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेयजल और विद्युत तथा सिंचाई का उद्देश्य है माही बजाज सागर बांध का। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो टोंक जिले से है बीसलपुर परियोजना। टोंक जिले के अंदर बीसलपुर बांध पड़ता है। नेक्स्ट, बीसलपुर बांध कहां पर स्थित है? तो टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास, टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बीसलपुर बांध है। बीसलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो बीसलपुर बांध से जयपुर और अजमेर और टोंक 3 जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है। बीसलपुर बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक को पेयजल आपूर्ति होती है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात और मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की जिलों ने सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना बांध कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात में नर्मदा नदी पर यह बांध है, जहां से इसका पानी इन 4 राज्यों में नहरों के जरिए जाता है। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान में किन जिलों को फायदा पहुंचता है? तो बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। यहां से सरदार सरोवर बांध से जालौर और बाड़मेर जिले में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जवाई बांध कहां पर स्थित है? तो पाली जिले में है जवाई बांध, जवाई सागर बांध भी कहते हैं इसको। जवाई सागर बांध पाली जिले में है। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से है। इसका सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध डूंगरपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी बाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो मानसी बाकल परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है। मानसी बाकल परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? तो जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी पर जाखम बांध है प्रतापगढ़ जिले में। जाखम नदी पर जाखम नामक बांध है प्रतापगढ़ जिले में, वही जाखम नदी परियोजना है, जाखम परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत जल स्रोत
कौन से हैं? तो कुआ, बावड़ी, जोहड़, टांके, खड़ील, ये परंपरागत जल स्रोत हैं। परंपरागत जल स्रोत कौन से हैं? कुएं, बावड़ी, जोहड़, टांके और खड़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन सागर और रस सागर झील कहां पर हैं? उदयपुर में है। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित है उदयपुर जिले में। जन सागर झील स्थित है, ये भी उदयपुर जिले में है, जन सागर झील भी। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था? तो जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। गोमती नदी पर बांध बना के जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह ने करवाया था। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये जयसमंद झील ही है, जो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। न केवल राजस्थान की या भारत की, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, कृत्रिम नहीं, मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। जोधपुर की प्रमुख झील बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर। जोधपुर की प्रमुख झील कौन कौन सी हैं? तो बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर जोधपुर जिले की प्रमुख झीलें हैं। अजमेर में स्थित, जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? तो गढ़ सीसर जैसलमेर जिले में स्थित झील है। गढ़ सीसर झील जैसलमेर जिले में है। गैप सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो डूंगरपुर जिले में है गैप सागर झील। कोलायत झील स्थित है बीकानेर में। कोलायत स्थान बीकानेर में है, तो कोलायत झील जो है बीकानेर में है, कोलायत झील। सिलीसेड झील कहां पर है? तो ये अलवर में है सिलीसेड झील। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफटॉप जल परियोजना और वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना, ये जल संरक्षण की विधियां हैं जो कि वर्तमान में प्रचलित हैं। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? तो रूफटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग, ये दो तकनीकें जो कि इस समय वर्तमान में प्रचलित हैं। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, पहला क्वेश्चन है, रबी की फसल की बुवाई होती है। रबी की फसल की बुवाई कब होती है? तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है रबी की फसल की बुवाई। रबी की फसल की कटाई कब होती है? तो मार्च से अप्रैल के बीच में होती है रबी की फसल की कटाई। यानी कि रबी की फसल जो होती है वो सर्दियों की फसल है। सर्दियां शुरू होने पर इसकी फसल की बुवाई होती है और सर्दियां समाप्त होने के साथ इसकी कटाई होने स्टार्ट हो जाती है। प्रमुख रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बुवाई कब की जाती है? तो खरीफ की फसल की बुवाई जुलाई अगस्त के महीने में की जाती है, जुलाई के महीने में की जाती है मुख्यतः। और ये बरसात के मौसम में होती है। जब बरसात का मौसम स्टार्ट होता है तो ये फसल की बुवाई होती है और बरसात का मौसम समाप्त होने के साथ शीत ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व ये फसल की कटाई हो जाती है। खरीफ की फसल की बुवाई कब होती है बताइए? जुलाई और अगस्त में होती है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी हैं? तो खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, ये सब जो है खरीफ की फसल है। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो जायद की फसल अप्रैल से जून में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। यानी कि गर्मियों की फसल है। गर्मियां शुरुआत होने पर जायद की फसल बोई जाती है और गर्मियों के समाप्त होने पर यह फसल काट ली जाती है। प्रमुख जायद की फसल कौन कौन सी हैं? तो तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये सब जायद की फसल है प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उत्पादित होने वाले देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? तो राजस्थान में जो सबसे अधिक अनाज पैदा होता है पूरे देश का में प्रथम स्थान पर है, तो वो उसमें है बाजरा, सरसों और ग्वार। बाजरा, सरसों, ग्वार में राजस्थान प्रथम स्थान पर है देश के अंदर उत्पादन में। राजस्थान में जौ व चना का उत्पादन देश में कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान में जौ और चना का उत्पादन दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है और एक बड़े भूभाग पर बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसल मुख्यतः कौन सी खेती की जाती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर मक्के की फसल की जाती है। मक्का
दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल का उत्पादन किया जाता है। राज्य की किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो गंगानगर के अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गन्ने का उत्पादन भी गंगानगर के अंदर ही होता है। सर्वाधिक गन्ना भी राज्य का सर्वाधिक गन्ना गंगानगर में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? यानी कि इंदिरा गांधी नहर द्वारा राजस्थान में कितनी भूमि को सिंचित किया जाता है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचित किया जाता है इंदिरा गांधी नहर द्वारा। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल कितनी है, कितने प्रतिशत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल से कितने प्रतिशत फसल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है में से? तो 35% कृषि योग्य भूमि ऐसी है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी 65% भूमि पर कृषि व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुएं और ट्यूबवेलों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुल सिंचित भूमि का 66%। राजस्थान में नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 33% भूमि पर सिंचाई नहरों से होती है। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है? तो तालाबों से सबसे कम सिंचाई होती है राजस्थान में। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है राजस्थान का पशुपालन की दृष्टि से। भारत में कुल पशुधन का राजस्थान में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 11.27% पशु राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी आई है? तो ऊंट और गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है। पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट और गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? तो गाय और भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है। मुख्य कारण है, आज पशुओं को हम दूध के लिए पालते हैं, तो दूध गाय और भैंस के लिए दूध को पालते हैं, जबकि बोझा ढोने के लिए आजकल पशुओं का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकलों का काम लिया जा रहा है, इसलिए गाय और भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है और ऊंट और गधों की संख्या में कमी हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन से हैं? तो राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज रॉक फॉस्फेट है। कौन से खनिज राजस्थान में एकाधिकार रखते हैं? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर और अब्रक, ये राजस्थान में एकाधिकार रखते हैं। तो इसी के साथ नवा अध्याय का नाम है राजस्थान के आधारभूत सेवाएं। तो इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत क्या है? ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.11%। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 79.19%। महिला साक्षरता दर 52.12% है। राजस्थान के उप स्वास्थ्य केंद्र की कितनी आबादी पर स्थापित किए जा गए हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो 1000 की आबादी पर स्थापित किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की आबादी पर स्थापित किए गए हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 लाख की आबादी पर स्थापित किए गए हैं। दोबारा से देखें, उप स्वास्थ्य केंद्र 1000 की आबादी पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की आबादी पर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 लाख की आबादी पर स्थापित किए गए हैं। राजस्थान के 33 जिलों में कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहां खुलवा सकते हैं? तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता पोस्ट ऑफिस में और बैंक में भी खुलवा सकते हैं। किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में, डाक विभाग में जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इसमें किसी भी बेटी के नाम से, लड़की के नाम से खाता खुलता है जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम होती है। और ये सुकन्या योजना जो है उसकी पढ़ाई और शादी के लिए पैसे 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेने के बाद ही पैसे निकासी हो सकती है। नेक्स्ट, राजस्थान में परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। राजस्थान के परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1964 को परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान में सड़कों का सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है जोधपुर जिले में है। राजस्थान की सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? तो वो धौलपुर में है।
राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 था। अब ये NH-15 का नया नाम आ गया है। तो NH-15 का नया नाम क्या है? नया नाम है NH-15 का NH-68, 11 और 62, 3 टुकड़ों में बांट दिया है इस NH को। पहले NH-15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब इस NH-15 का नया नाम NH-68, NH-11 और NH-62 हो गया है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-71B था। अब NH-71B का नया नाम बदल के NH-919 कर दिया है, यानी कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-919 है नया नाम, और पुराना इसका NH-71 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं, एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे और एक पश्चिम मध्य रेलवे, 2 जोन आते हैं राजस्थान में। राजस्थान रेलवे मंडल, रेलवे में के कितने मंडल हैं राजस्थान में? तो 5 मंडल हैं रेलवे के, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये 5 मंडल हैं जयपुर रेलवे के राजस्थान में। तो भारत में सबसे लंबा, सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो राजस्थान की पहली रेलगाड़ी सन 1874 ईस्वी में चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में। उस समय पे बांदीकुई जयपुर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारा अगर आप चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को एग्जाम पार अब की बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।